और पुनः हम यहाँ पे मौजूद हैं अपने अतिथियों के साथ में संवाद की इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए और चार गणमान्य लोग मेरे साथ में यहाँ मौजूद है। मेरे साथ में पारसनाथ जी हैं, मेरे साथ में शफी अहमद जी हैं। वैसे तो शफी अहमद जी को अलग अलग उसे जाना चाहिए, लेकिन खासतौर पे महाराज साहब ने जिस तरह से तारीफ की है तो उसके बाद से हम उनको कुछ ज़्यादा ही परिचित हो गए हैं। और हमारे साथ अखिलेश सोनी जी हैं यहाँ पे मौजूद है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उस मंच में। और शुरुआत पारसनाथ जी आपसे करते हैं। काफी पिछड़ा क्षेत्र इस नाम से लोग, मैं नहीं कहता, जो हमने वहां पे सर्वे किया है संवाद कार्यक्रम से पहले, हम उस क्षेत्र का एक बार दौरा करते हैं स्वाभाविक रूप से कि क्या स्थिति वहां पे, जो जमीनी स्थिति है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो वहां पे लोगों ने समस्याओं की पूरी एक लंबी फेहरिस्त हमें दी है। उनका कहना है कि भाई अभी भी वहां पे खाट में है स्वास्थ्य सुविधा, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती और आमतौर पर ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि लोग खाट में या कावड़ के माध्यम से ले जाते हैं। इसके अलावा उनका कहना है कुदरगढ़ धाम में जो रोपवे निर्माण हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की, लेकिन आज तक बोले उसकी एक नींव नहीं रखी जा सकी, एक ईंट नहीं रखी जा सकी। पहुंच विहीनता उनका कहना है कि ओडगी के आधा दर्जन गांव अभी भी ऐसे हैं, बिहारपुर कई गांव सड़क ऐसे हैं जहां पे सड़क ही नहीं है, गांव तक पहुंचना बिल्कुल मुश्किल है। दूसरे समाज के लोगों में नाराजगी ये है कि केवल रजवाड़े समाज के लोगों को ही क्यों टिकट दिया जाता है, हमें क्यों नहीं मौका दिया जाता। भाई वहाँ पे और भी है, जो उराव है, कावरे है, बहुत सारे ऐसे जनजातीय लोग हैं। उनका कहना है भाई कि जनजातीय लोगों को, बाकी लोगों को केवल रजवाड़े का ही हमारे जो है ठप्पा क्यों लगा हुआ है, ऐसे रजिस्ट्री क्यों हुई टिकट के मामले में। खदान प्रभावितों को वहाँ पे रोजगार और मुआवजा नहीं मिला है, ये वहाँ एक लोगों की मांग है। शिक्षकों की कमी है, उनका कहना है कि दूरस्थ के जो स्कूल है वहाँ पे एक सिंगल टीचर में स्कूल चल रहे हैं। इसके अलावा सहकारी बैंक और समितियों की भारी कमी है। ये तमाम लंबी लिस्ट दी वहाँ की जनता ने हमको। हरिभूमि INH के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त श्रोतागण, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और INH ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, हम सबको एक दूसरे से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बिहारपुर की बातें कही कि बिहारपुर में, ओडगी बिहारपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं। सड़कों की बात कही, स्वास्थ्य विभाग की बात कही, शिक्षा की बात कही, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओडगी बिहारपुर की जो स्थिति है, पिछले 15 साल तक विपक्ष की सरकार रही और वहाँ पर जो समस्याएं रही, पूरे क्षेत्र में बात करूं तो 10 सहकारी समिति संचालित थी। कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार बनने के साथ कांग्रेस ने किसानों की सुविधा के लिए 6 नए सहकारी समिति बनाई, 4 धान खरीदी केंद्र भी बनाई। इस तरह से जहां पर 10 सहकारी समिति हुआ करती थी, वहां आज 16 सहकारी समितियां हैं और 4 धान खरीदी केंद्र हैं, तो सीधे सीधे 20 हो गए हैं। ये कांग्रेस सरकार की पहल है किसानों के सुविधा के लिए। उसी तरह से सहकारी बैंक, पहले विश्रामपुर एक बैंक था और भैया थान एक बैंक था। ओडगी ब्लॉक के समस्त लोग, भैया थान ब्लॉक के लोग भैया थान बैंक में पैसा लेने आया करते थे, पर भैया थान बैंक का विभाजन करते हुए हमने ओडगी में एक नया ब्रांच बनाया, जिसे बिहारपुर क्षेत्र और ओडगी ब्लॉक के लोग का लेन देन। लेकिन पारसनाथ जी, ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि ओडगी बिहारपुर से जुड़ी हुई 14 ऐसी सड़क है जो पहुंच विहीन कहलाती है। वहां पे देखी गई है 14 ऐसी सड़क है बिहारपुर ओडगी से जुड़ी हुई, जहां पे लोगों को आज भी बारिश में साइकिल उठा के जाना पड़ता है। मानते हैं, स्वीकार करते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं स्वीकार करता मैं। ओडगी में साइकिल को कंधे में उठा के जाना पड़ता है, साइकिल के ऊपर सवार नहीं होता आदमी साइकिल के ऊपर। आपने सवाल किया, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ जी। ओडगी से बिहारपुर की जो रास्ता थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनने उस रोड को बनाया था।
इसके बाद पुनः जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्हें इसको चौड़ीकरण करते हुए डबल रोड बनाया। मतलब इस बीच में 15 साल में कोई सड़क नहीं बनी? सड़क बनाई नहीं, आप स्वयं पूछ सकते हैं, आमला पहले जोगी जी ने बनाई, फिर सीधा भूपेश जी ने बनाई। से बिहारपुर की बात कर रहा हूँ 15 साल सड़क बनी और जहाँ पर लूल बैजनपाट की जो सड़कें हैं, जहाँ पर आज तक कोई वहाँ प्रतिनिधि नहीं गया, वहाँ पर आज गाड़ियाँ जा रही हैं। बिहारपुर में रसौकी का जो रोड है जी, आज स्वीकृत हो गया है, टेंडर भी हो गया है, कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, पर बहुत जल्दी अभी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह से आपको बताएं कि बिहारपुर में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वहां पर एक रिटायर्ड डॉक्टर हुआ करते थे संविदा के तहत, वहां कोई इलाज की सुविधा नहीं थी। हमारी सरकार ने उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया, आज 4-5 डॉक्टर हैं। चलिए ये बात लेकिन पारसनाथ जी बाकी सब जवाब तो मैं सुन लूंगा, लेकिन ये बात अच्छी लगी कि पहले 3 साल 2.5 साल की जोगी सरकार ने काम किया, उसके बाद से सीधा भूपेश सरकार ने काम किया। बाकी जो है अखिलेश जी के और अनुराग जी की जो पार्टी है, इन्होंने 15 साल में 1 इंच सड़क नहीं बनाई और उसको अभी वापस आके आपको बनाना पड़ा, है ना। लेकिन अनुराग जी के पास एक बार आते हैं। अनुराग जी हमने के बीच में ज्वाइन किए हैं। अनुराग जी, आपकी हिम्मत की लोग बड़ी साहस की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे कि 3 बार महाराज साहब से पटखनी खाने के बाद चौथी बार फिर हिम्मत जुटा रहे हैं आप। इस हिम्मत के कारण, इस आत्मविश्वास, इस साहस के कारण क्या है उसके चर्चा? देखिए, जो हिम्मत हार जाता है वो तो पराजित माना ही जाता है। जो हिम्मत नहीं हारने वाला है वो जी, उसकी वैल्यू रहती है। हिम्मत तो करना ही चाहिए। नहीं तो आपकी बार इतना आशान्वित क्यों है कि इस बार आप महाराज जी को निपटा देंगे? देखिए, हम लोग का निर्णय पार्टी तय करती है, पार्टी जो डिसाइड करती है वो हम लोग करते हैं। नहीं जीतेंगे, ये इस आत्मविश्वास के कारण पूछ रहा हूं मैं कि इस बार जीत जाएंगे अगर मिला तो? नहीं है, संभावना हमेशा रहती है और इस बार प्रबल है कि जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। प्रबलता की वजह कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। कांग्रेस जिस उम्मीद के साथ सरकार में आई थी, वो उम्मीदें लोगों की पूरी नहीं हो पाई और इस बार जनता ने परिवर्तन का ठान रखा है। इस बार जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। चलिए, इस बार जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी, ये अनुराग जी का वो कहते हैं। लेकिन शफी जी, आपको पैराशूट कैंडिडेट क्यों कहा जा रहा है? पैराशूट कैंडिडेट क्यों कहा जा रहा है? भले पार्टी स्तर पे कोई बात ना हो, लेकिन पैराशूट की तरह आप लैंड होंगे, ये सबको विश्वास है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहले तो INH और हरिभूमि परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अच्छे कार्यक्रम के लिए और इस सभागार में उपस्थित सभी को अपना प्रणाम करता हूं। साथ ही जैसा आपका ये सवाल है कि पैराशूट कैंडिडेट कैसे कहा जा रहा है, इसमें विस्तार से जवाब भी देना चाहूंगा। मुझे लगता है जानकारी का अभाव भी है। भटगांव विधानसभा सूरजपुर जिले में है और सरगुजा जिले में भी है। सरगुजा जिले में जो अंबिकापुर का रेलवे स्टेशन है वो भटगांव विधानसभा में है। 4 ग्राम पंचायत अंबिकापुर जनपद में शामिल है और कहीं ऐसा नहीं है कि जैसे दूरी कोई बंधन हो। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लुंड्रा में अंबिकापुर के रहने वाले प्रबोध मिन जी को टिकट दी है। आज भटगांव विधानसभा में रहने वाले माननीय मंत्री अमरजीत भगत जी 4 बार से सीतापुर विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये लोगों की स्वीकार्यता के ऊपर होती है कि जैसे वहां स्वीकार्यता है या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है स्वीकारते को। लेकिन इस बात बताइए कि अचानक सरगुजा में इतने जागरूक लोग कैसे आ गए? महाराज आप बता रहे थे कि 1, 2, 3 बाकी जगह, किसी जगह जो 12 लोगों ने भरा, किसी जगह 4 लोगों ने भरा, लेकिन अंबिकापुर से 110 लोगों ने फॉर्म भरा है, दावेदारी की है। तो या तो बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं या फिर उनको भरोसा नहीं है अपने विधायक, अपने मंत्री पे। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पे एक अलग तरह की स्थिति बनी जिसमें ये पार्टी में ही ये हुआ कि सभी लोग आवेदन कर दें, उस आधार पे आवेदन किया गया है। और कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली पार्टी है, उसमें सभी कार्यकर्ताओं को आवेदन देने का अधिकार है। इस आधार पर लोगों ने आवेदन किया है। नहीं, अगर उनसे पूछा जाए कि भैया आप TS सिंहदेव जी की टिकट काट के आपको दे दें तो ऐसा करके तो वो तैयार हो जाएंगे? वो अपना अपना मत सभी दिए हैं, पर्यवेक्षक भी आए हुए थे, उसमें अपनी बात वो रख दिए हैं। हाँ, तो ऐसा हो जाए तो फिर अनुराग जी को तो फिर वॉकओवर मिल जाएगा। मैं तो ये बता रहा हूं कि जैसे वो अपनी बात को रखे और सभी ने ये सहमति भी बनाई है कि माननीय महाराज साहब यहां से चुनाव लड़ेंगे। चलिए मान लेते हैं सभी जी। लेकिन अखिलेश जी, यही चीज तो भाजपा में भी है। भाजपा में भी 47 लोगों ने भरा है
तो क्या पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है कि वो अपना विवेक से अच्छे काडर बेस की संगठन में पार्टी है? 47 लोगों ने वहां पे जाके भाजपा कार्यालय में वहां पे दावेदारी की है, नाम लिखवाए हैं अपने। देखिए, पार्टी की अपनी एक चयन प्रक्रिया है और प्रत्येक कार्यकर्ता को यह अधिकार है कि प्रत्याशी चयन के अंतिम निर्णय के पहले अपनी बात रखे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और सबने अपनी अपनी बात रखी है। अंततः पार्टी जो फैसला करती है उसको सभी कार्यकर्ता सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत लोगों ने अपनी बात रखी होगी। नहीं, एक तरफ तो जैसे अनुराग जी हैं, इससे पहले भी सिद्धनाथ जी बैठे थे, वो बता रहे थे कि सड़कों में कैसे हिचकोले खा रहे हैं, 5 साल में 1 इंच सड़क नहीं बनी बता रहे हैं। उसके बाद 14 की 14 सीटें वहां पे लोगों ने वहां दे दी। तो ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को 15 साल को नकार के 14 सीटों में लाए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर जब आप विकास की बात करते हैं 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, तो यहाँ सरगुजावासी सभी लोग बैठे हैं, सभी से आप पूछ सकते हैं कि शांति के साथ विकास करने का एक नया अध्याय सरगुजा में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने दिया था। सरगुजावासियों के सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, चाहे वो विश्वविद्यालय बनाने की बात हो या नेशनल हाईवे बनाने की बात हो, चाहे वो सरगुजा वासियों का जो एक सपना था कई पीढ़ियों से कि मेडिकल कॉलेज इस सरगुजा अंचल में होता, उस मेडिकल कॉलेज को भी स्थापना करने का काम डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। राम विचार नेताम जी यहां बैठे हैं। सरगुजा के लोग शाम होने के बाद अंबिकापुर से बाहर जाने से डरते थे। जब ये गृह मंत्री थे और भाजपा की सरकार थी, तब नक्सलियों का सफाया होता है और शांति के साथ जीने का अधिकार सरगुजा वासियों को मिलता है। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यहां से राजपुर में जब ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पुरुषोत्तम तिवारी की हत्या हुई, तो वहां पर यहां उपस्थित कांग्रेस के नेता डर के मारे श्रद्धांजलि भी देने नहीं जा पाए। ये सरगुजा की हालत थी। डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में जो विकास हुआ है, जिसके कारण आज हर कोई भयमुक्त होकर अपना प्रवास कर रहा है, राजनीतिक गतिविधियां कर रहा है, और ये सरगुजावासी आज बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। उस विकास की मैं जरा कड़ी को आगे बढ़ा दूं। जो काम आपने अधूरे छोड़े सरगुजा में, जरा उनकी बात सुन लीजिए। 3 बाईपास स्वीकृत है आपके कार्यकाल से, तीनों बाईपास के 1 इंच का अभी निर्माण नहीं हो पाया। 9 अंडरब्रिज स्वीकृत है, ट्रांसपोर्ट नगर बनना था, एल्यूमिनियम पार्क बनना था, कहाँ हैं आपके? ये सारे आपकी योजनाएं थी। देखिए, अगर आप नेशनल हाईवे और बाईपास की बात करेंगे तो अभी आप रायपुर से अंबिकापुर आए होंगे। आप तो रायपुर से अंबिकापुर की सड़क कैसी थी कांग्रेस के सरकार में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी के सरकार में नेशनल हाईवे सीतापुर की हो चाहे बिलासपुर की हो, हजारों करोड़ का काम इस सरगुजा जिले में हुआ है। रहा सवाल नगर निगम के कार्यों की, जो बात आप कर रहे हैं, अभी प्रबोध मिंज जी अपनी बात कह के गए हैं। मैं इन सरगुजा वासियों के सामने बताना चाहता हूं। आपने सड़क की बात की तो एक बीच में और जोड़ देता हूं, सप्लीमेंट्री पूरक सवाल इसमें। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके कार्यकाल में शुरू हुई थी। 128 सरगुजा से जोड़ने वाले लुंड्रा, बहारपुर, 128 सड़कों का भूमि पूजन हुआ था। उनका निर्माण भाई साहब एक गिट्टी नहीं डली गई आज तक। देखिए, अगर आप सरगुजा का प्रवास करेंगे तो सरगुजा में जो प्रधानमंत्री सड़क या मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात है, जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, वो सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। आपको पता होगा कि देश की पहली सरकार यह वर्तमान कांग्रेस की सरकार है जिसने स्थानीय निकायों से, ग्राम पंचायतों से, नगरीय निकायों से पैसा वापस लेने का काम किया और विकास को अवरुद्ध करने का काम किया। यही सरगुजा के लोग हैं। आप जब विपक्ष में थे, सरकार में थे, तो आपने कहा था कि एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, और आज करीबन 14 गांवों के लोग कोल प्लांट, जो आपको मालूम है चर्चित यहाँ का जो कोल प्लांट है, उसके विरोध में खड़े हुए हैं। क्या हुआ? कितने पेड़ कटे? 92,000। देखिए, अगर आप इतनी चकाचक बिजलियां यहां देख रहे हैं, अगर आप दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि अगर आप कोयले के बगैर बिजली का उत्पादन कर पाएं, तो देश का यदि आपको सर्वांगीण विकास करना है तो पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ बिजली के उत्पादन के लिए कोयले का उत्पादन भी आवश्यक है। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। जब अजीत जोगी सरकार थी तो आप लोगों ने कहा था, जब प्लांट का जो विरोध किया था, आप ही लोग जहां विपक्ष में थे, आपके आने के बाद 92,000 पेड़ काटे गए भाई साहब। तब कहां गया वो नारा? देखिए, कितने पेड़ काटे गए हैं। अभी आप कुछ दिनों पहले जब जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस चलते हुए आंदोलन में सीआरपीएफ और पुलिस लगा के कांग्रेस की सरकार में पेड़ काटे गए हैं, वो आपके ध्यान में होगा। पहले तो इसको देख लीजिए कि वर्तमान में क्या हुआ है, जो अभी 6-8 महीने पहले की बात है। तो ये जो वर्तमान सरकार है उससे प्रश्न करिए। बहुत पुरानी कहावत है भाई साहब, दूसरों के पाप गिनाने से अपने कब नहीं होते। मैं आपके पाप की बात कर रहा हूं, आप उनके पाप गिना रहे हो। मैं पाप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पेड़ समय में कितने पेड़ कटे मैं इसकी बात कर रहा हूं। आप उनके पेड़ काटने के पहले आपने क्यों कटवाया उसका जवाब तो दे दीजिए। आपने पेड़ काटने के आंदोलन की बात किया तो वर्तमान में आंदोलन हुआ था, उस समय कोई आंदोलन नहीं हुआ था। वर्तमान में आंदोलन हुआ, ग्रामीण जंगल में खड़े हो गए, उसके बाद भी सीआरपीएफ लगा के पेड़ अभी काटे गए।
मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ, आप जिस समय जो विरोध करते थे आपके समय में कटे, आप उनके गिनाने लगे, अब उनकी सरकार आएगी और आपकी सरकार आएगी, फिर आप वो आपके गिनाएंगे। बहरहाल मैं अनिल सिंह जी से एक बार पूछता हूँ, मैं दावेदारी आप लोग तो बड़ा दावे करते हैं, आपके दो महान हस्तियां भी हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं, चंदेल जी बैठे हुए हैं, कार्डर बेस्ड पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। टिकट बंटवारे के समय क्या हो जाता है? संगठन की अनुशासनहीनता को मारकाट क्यों मच जाती है? टिकट बंटवारे के समय वो अनुशासन कहाँ चले जाता है पार्टी का? टिकट बंटवारे के समय अनुशासन रहता है। पिछली बार कार्यालय में कुर्सी तोड़े गए थे, वो अनुशासन था? कहाँ कुर्सी तोड़े गए? पिछली बार आपको याद होगा कुर्सी तोड़े गए थे एक आपके परिसर में, अंबिकापुर में। अंबिकापुर में ना नहीं तोड़े गए, आपको गलत जानकारी है। अनिल जी मैं नहीं, गलत जानकारी, आपको कुर्सी नहीं तोड़े गए थे। कुर्सी तोड़े गए थे क्योंकि जो में कुर्सी तोड़े गए, तो इसलिए मैं पूछा। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, कार्यकर्ताओं की भी और संगठन की भी, जब पार्टी का निर्णय फाइनल हो जाता है तो उसे सब स्वीकार करते हैं। मेरे को राजनीतिक क्षेत्र में काम करते 50 वर्ष हो गए साहब जी। 35 वर्ष तो हमने काम किया है जब कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, सभी सीट आदिवासी रिजर्व सीट थी जी। उसके बाद भी मौका हुआ, मुझे मौका नहीं मिला, मगर मैंने पार्टी का काम किया, पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया और अधिकांश कार्यकर्ताओं का यही रोल रहता है। एक दो बिरले होते हैं जो कि विचारधारा से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, वो भले गलत कर दें इस बात को लेके, मगर मैक्सिमम कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के निर्णय को क्या लगता है? जैसे आपने कहा 50 साल हो गए, क्या लगता है 50 साल में आपकी प्रतिभा को पार्टी ने क्यों नहीं पहचाना? क्या आपकी प्रतिभा को पार्टी ने क्यों नहीं पहचाना 50 सालों में? मेरी प्रतिभा को नहीं पहचाना। मैं मध्य प्रदेश से लेके अभी तक 50 वर्षों में, मैं 1968 में युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा, जो 91 में मैं जिला अध्यक्ष रहा, 3 बार महामंत्री रहा, मध्य प्रदेश में किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा मैं, और उसके बाद सहकारिता मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, फिर संगठन का भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा मैं, हस्तशिल्प बोर्ड का चेयरमैन रहा। तो पार्टी जो दायित्व देती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस दायित्व को अच्छे से निभा सके, इसका प्रयास करता है। नहीं, दो बातें कही जाती है भाजपा में कि भाई भाजपा का हर कहता है कि मैं कार्यकर्ता हूं और मैं दरी बिछाने का काम करता हूं। तो एक कार्यकर्ता होता है दरी बिछाता ही रह जाता है 50 सालों तक, एक कार्यकर्ता वो दरी पे बैठ जाता है बाद में। जब गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इंदौर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उन्होंने मंच से बोला कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मेरे जैसे दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को और पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। तो क्या होता है, मेरी बात सुनिए, एक ही नक्षत्र में लाखों लोग पैदा होते हैं जी, समझे ना जी। मगर वो राजा कोई रहता है और कोई जिसके भाग्य में जो रहता है वो उसके भाग्य में मिलता है। बिल्कुल आपका हाँ, मगर एक बात और बता दूं जी, मगर वो जहां भी रहता है ना जी, वो टॉप पे रहता है। बिल्कुल, मैं भी जहां पे भी हूँ टॉप पे हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि दो तरह के कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता दरी बिछाते रह जाता है, दूसरा कार्यकर्ता दरी को मोड़ के बैठ जाता है सिंहासन बना के। खैर ठीक है, अनुराग जी की तरफ आते हैं। अनुराग जी, जैसे कि अभी मेजर साहब कह रहे थे कि दरी बिछाने वाले, आपके और कितने साल तक दरी बिछाने का कहीं जाता है? मेजर साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी। और बात दरी की आ गई है, कोई क्राइटेरिया तय नहीं कि चाय वाले को बनाएंगे, दरी वाले को नहीं बनाएंगे? मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया तय नहीं पार्टी में, चाय वाले को ही आगे बढ़ाएंगे, दरी वाले को पीछे रह जाएंगे? देखिए, बीजेपी में कौन कहां पहुंच गया ये तो पूरी दुनिया देख रही है जी, कि लोग कहां से कहां पहुंच गए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है जी। तो वास्तव में मेजर साहब का लंबा अनुभव है, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। और जब पार्टी तय करती है तो टिकट भी मिल जाती है, जब पार्टी तय करती है तो दूसरी भूमिका में भी काम करना पड़ता है। बीजेपी की एक खासियत रही है, हम लोग आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, विचारधारा के लिए काम करते हैं और समय समय पर अलग अलग अवसर लोगों को मिलते रहते हैं। लेकिन अभी आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, विधायक जी की बात मैं सुन रहा था जी, और विधायक भटगांव विधानसभा में बता रहे थे कि 15 साल में एक भी सड़क नहीं बनी। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा अध्ययन इनको बढ़ाना पड़ेगा अपने विधानसभा का, क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की
सबसे लंबी सड़क कहीं बनी है तो उड़गी से लेके बिहारपुर तक बनी है, इनको बता देना चाहता हूँ। और वो ऐतिहासिक सड़क है, वो भारत की सबसे लंबी सड़क है, वो बनी है और इसी 15 वर्ष के अंदर बनी है भाजपा सरकार के। तो शायद विधायक जी ये बता नहीं पाए इतनी बड़ी उपलब्धि अपने यहाँ की। नहीं, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा जो अखिलेश जी से, वो फिर आपसे मैं पूछता हूँ। मैं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी रमन सरकार की। 128 यहाँ पे सड़कों का भूमि पूजन हुआ था सरगुजा क्षेत्र में, उसमें से केवल 3 बन पाई। 125 जो है उसमें 1 इंच भी सड़क नहीं बनी। उसका कारण क्या है? देखिए, मुझे लगता 2012 की बात है ये, आपको बता दूं 2012 की बात है, जब 128, उस समय बड़े बड़े अक्षरों में ये घोषणा की गई थी कि सर्वाधिक घोषणा सरगुजा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हुई है। कहां गई वो 125 सड़कें? देखिए, जितनी प्रधानमंत्री सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी उतनी पहले कभी नहीं बनी। जितनी सड़कों का विकास, जितने बाईपास, जितने हाईवे, जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए वो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार में हुए। कोई एकाध स्कीम जैसे मुख्यमंत्री सड़क की आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ कम काम हुआ या टेक्निकल कोई वादा हो, लेकिन एडीबी की सड़क सबसे ज्यादा सरगुजा के अंदर बनी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो काम होता है उसमें सरगुजा सबसे अव्वल रहा। तो ऐसे अनेकों उपलब्धियां हैं। हर नगर निगम में गौरव पथ बने, हमने नया बस स्टैंड यहाँ पर बनाया नगर निगम में। अच्छा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। लेकिन शैलेश जी, मेरा ये कहना है कि 15 साल में हमने क्या काम किया ये तो हम बता दिए, लेकिन एक भी सड़क कांग्रेस सरकार में बनी हो तो कांग्रेस के लोग ये बता दें। बतानी चाहिए कि 5 साल में हमने क्या काम किया। पूछ लेते हैं पारसनाथ जी, एक भी सड़क बता दें आपके 5 साल के कार्यकाल में एक भी सड़क बनी हो तो चैलेंज कर रहे हैं अनुराग जी, चैलेंज कर रहे हैं। नाम बता दीजिए, एक आध नाम बता दीजिए। मैं बताना चाहूँगा, जैसे मुझे बोले कि इनकी जानकारी कम है, मैं बताना चाहूँगा कि बिहारपुर से ओड़गी 70 किलोमीटर की जो लंबाई सड़क है वो कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी। इनकी गलत, ये 15 साल की सरकार ने नहीं बनाई थी। और जब खेल साय जी उस समय सांसद हुआ करते थे और कुछ सांसद निधि का पैसा घाट कटिंग के लिए उन्हें उपलब्ध कराया था और उस समय जो बना था इसके बाद चलने के लायक नहीं था। आज पुनः डबल सड़क के रूप में वो बनी है। और जहां पर आपको उड़गी साइड का जो सड़कें थी एक भी पुल पुलिया नहीं थे, आपके चिकनी जावल तरफ आने जाने की स्थिति नहीं थी। सारे रोड, सारी सड़कें आज उपलब्ध है। और आपकी जो छतरंग गुईडी पालकेवरा का जो एरिया है वहां पर हम लोग कहाँ से आते थे? सोनत से होकर आया करते थे। आज उस लोगों ने पिछले चुनाव में वोट बहिष्कार भी किया था, आज उसके पुल भी बन गए हैं, रोड भी बन गए हैं। नहीं, आपने पारसनाथ जी आपने कहा खेल साय सिंह जी सांसद थे तो उन्होंने इतना महत्व दिया। आप तो खेल साय सिंह सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी है, फिर ओड़गी से लगी हुई 13 गांवों की सड़क क्यों अधूरी है? फिर क्या ओड़गी से लगी हुई 13 गांवों की सड़क पहुंचविहीन क्यों है? अब तो सरगुजा विकास प्राधिकरण के सांसद हैं। अभी मैं कल वहां पे वोट यात्रा करने गया था, सूरजपुर में बताया कि 15-25 करोड़ सैंक्शन किए हैं। ओड़गी से लगे हुए 13 गांव पहुंचविहीन क्यों हैं? ये कोई भी ऐसा, मैंने जब कहा कि बैजन पाट, सलाई पाट जैसे गांव है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां पर एम्बुलेंस जा रही है, बाकायदे कार जा रही हैं। रसौकी की जो रोड है वो स्वीकृत, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर पहुंचविहीन है। हमारे पास तो बाइक एम्बुलेंस भी जा रही है, बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से लोग आ जा रहे हैं। सारी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। वहां पर ITI बना दिया, वहां पर कॉलेज बना दिया, वहां पर तहसील खोल दिया, वहां पर स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारी उपलब्ध हैं। तो ये जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र था ITI से आपने अच्छा याद दिलाया। ITI में केवल 3 विभाग हैं। कोई ऐसा ITI होता है क्या 3 विभाग वाला? क्या होता है? 3 विभाग वाला ITI है, 3 टेक्निकलिटी वाला। अभी इस साल ऐसा देश का कौन सा ITI नए ITI खुले हैं, उसके विस्तार होंगे, उसके सब्जेक्ट बढ़ेंगे। ये तो शुरुआत अभी हुई है, बढ़ेंगे, विस्तार करने का अवसर मिलेगा और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे विस्तार होगा। जी आप ही बता दीजिए, ITI खोले हैं, अभी पार्लियामेंट विधायक जी बड़ा दावा कर रहे हैं। ITI में कम से कम 37 विभाग होते हैं, अब 3 डिपार्टमेंट 3 फैकल्टी वाला ITI खोले हैं। स्पेशल खुला होगा इनके लिए।
ऐसा कौन सा स्पेशल ITI है? देखिए, विधायक जी के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, सभी भाई अभी बैठे हैं जी। सोशल मीडिया में पूछा नहीं, मैं बता रहा हूँ जी। इनका एक वीडियो देख रहा था जी, बता रहे थे कि भाई इस भड़गांव क्षेत्र में विकास बिल्कुल रुका हुआ है, लोगों के फौती नहीं उतर रहे हैं जी, पटवारी के पास काम नहीं हो रहा है, सड़कों की दुर्दशा है, रखरखाव नहीं हो रहा है जी। तो हमारे को कहने की जरूरत क्या है? भड़गांव की क्या दुर्दशा है वो सफी भाई से पूछिए। आपकी बारी, आप ही से सवाल है। कुछ चीजों का ये जो अभी माननीय अखिलेश सोनी जी, अनुराग सिंह जी जिन बातों को रख रहे थे उसका भी जवाब देना चाहूंगा। क्योंकि ये 15 साल पहले की बात भी बता रहे हैं, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस समय उसको जोड़ दे रहे हैं कि भाजपा वाले कराए, जब मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो रमन सिंह कराए। इस तरीके से पूरी जानकारी सदन को दे रहे हैं। तो इससे भी अवगत मैं कराना चाहूंगा कि आज जैसे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा छत्तीसगढ़ को मिला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जहां सड़कों की जाल बिछाने की बात है, इस सरकार में भी, जैसा कि इस सरकार की अगर बात करेंगे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहा है, तो इसमें भी 1200 करोड़ रुपए PWD के माध्यम से सरगुजा संभाग के लिए सड़कों के लिए स्वीकृति मिली है। प्रधानमंत्री सड़क में भी बेतहाशा पैसा मिला हुआ है और उसको 1-2 सड़क बता के खाना पूर्ति नहीं की जा सकती है, बल्कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसी तरीके से NH के माध्यम से भी हमारे स्टेट के जो लीडर हैं वो संपर्क करके इस संबंध में भी पैसा बुलाए हैं, जिसमें निर्माण कार्य कराए गए हैं। आज पूरे प्रदेश की स्थिति, अगर वर्तमान स्थिति की आप बात करेंगे, तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय ये जो उड़गी और बिहारपुर में लगातार मलेरिया से मौत देखने को मिलती थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है, एक व्यक्ति की मौत मलेरिया से नहीं हो रही है। आज जैसे कुपोषित बच्चे जो दिखाई देते थे, आज कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जहां तक स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के संबंध में आप बात करेंगे, भैया थान में एक डॉक्टर हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि बिहारपुर में भी डॉक्टर बैठ रहे हैं और ग्राम पंचायत में भी MBBS डॉक्टर बैठ रहे हैं। स्थिति ये बनी है। आपने स्वास्थ्य का बता दिया, सभी चीजें आपने स्वास्थ्य का तो बता दिया। रेल को लेके, यहाँ पे रेल लाइनों के विस्तार को लेकर लंबे समय से, मैं समझता 50 से 60 साल संघर्ष समिति भी बनाई गई है। इतने दिनों में क्या एक भी प्रस्ताव केंद्र को आपकी तरफ से भेजा गया, आपके मंत्री की तरफ से भेजा गया, उप मुख्यमंत्री है क्या? एक भी प्रस्ताव लगातार प्रस्ताव गए, जबकि 42 जो रेलवे जो मुख्य रेल लाइन है उनके विस्तार को लेकर रेल संघर्ष समिति लगातार सरगुजा क्षेत्र में उसका विस्तार हो, क्या एक भी प्रस्ताव, एक भी चिट्ठी माननीय रेल मंत्री को आपके द्वारा, आपके यहाँ लिखा गया हो, आपके विधायक या आपके मंत्री जी के द्वारा? लगातार भेजा गया है। रेणुकूट से अंबिकापुर रेलवे लाइन लाने की बात की जा रही है, बरवाडीह से अंबिकापुर रेलवे लाइन लाने की बात की जा रही है। ये सालों से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे सरगुजा के जो सांसद हैं, कि जैसे आज 20 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो लोकसभा में आवाज उठाने की जरूरत उनकी है। वो आवाज गूंजनी चाहिए सरगुजा की भावना से, लोकसभा को अवगत कराने की जरूरत है, वो दिखाई नहीं देता। इन्होंने सिर्फ प्रस्ताव भेजा है, काम कुछ नहीं किया 50 साल में। काम जो सांसद बैठे हुए, काम जो किया है वो अटल जी के सरकार में विश्रामपुर से लेकर अंबिकापुर तक रेलवे लाइन आई, ये सत्य है। 9 साल सरकार में 50 साल नहीं आई, ये भी सच है। तो चाहे अंबिकापुर की विकास की बात हो, मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला, जो भी डेवलपमेंट के प्रमुख काम है वह भाजपा ने किया। इन्होंने क्या किया, एक भी कॉन्क्रीट बताया? तो आप दोनों नहीं बता सकते। आप दोनों एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग बोलते हैं आप दोनों बड़े संवेदनशील इस क्षेत्र को लेकर, फिर दरमे एयरपोर्ट को लेकर आप लोग संवेदनशील क्यों नहीं? आपकी भी सरकार रही, आपकी भी सरकार है, क्या वो एयरपोर्ट पे 9 दिन चले 2.5 कोस, केवल बातें रहेगी? तो सारी चीजें ओके, वहां काम कंप्लीट है। कंप्लीट होने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अनुमति प्रदान किया जाना है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज तक अनुमति नहीं मिल पा रही है। अगर आरक्षण की बात आई, राज्यपाल को दिया गया, राज्यपाल दस्तखत नहीं कर रही थी। कोर्ट जब आपकी यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। अब वहां पे आपकी भाजपा की सरकार है, तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वहां बन चुका है 250 एकड़ जमीन मांगी गई, अब आप नहीं दे रहे हो। अभी तो बन चुका है, अनुमति की बात कर रहा हूं। अभी तो भाजपा अनुमति दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि 250 एकड़ जमीन आपको देना, आप दे नहीं रहे हो, इसलिए रुका हुआ है काम। अभी जो बन चुकी है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अब तो अनुमति मिले।
चलिए, आप पहले काम पूरा कर लीजिए, फिर अनुमति मिले, ये उनका कहना है। लेकिन एक आखिरी सवाल आप दोनों से करना चाहूंगा। बहुत बड़ा मुद्दा है शराबबंदी को लेकर। वो मुद्दा छोड़ देते कि शराबबंदी हुई कि नहीं हुई या होगी नहीं होगी, तो बहुत घिस चुका वो रिकॉर्ड, बहुत इतना चला है कि रिकॉर्ड टूट भी गया घिस के। एक बार बार आरोप लगता है कि आप कहते हैं गंगा जल लेके इन्होंने कसम खाई, ये कहते हैं गंगा जल की कसम हमने कर्ज माफी के लिए की थी। क्या सच्चाई क्या है इसकी, आप पहले बता दें। देखिए, गंगा जल की कसम ये है, घोषणा पत्र को लेकर, शराबबंदी को लेकर कांग्रेस ने गंगा जल की कसम खाई, और घोषणा पत्र को बनाने वाले थे तो यहाँ के विधायक और मंत्री टीएस सिंहदेव जी थे। तो सबसे पहला आरोप तो उन्हीं के ऊपर है कि उन्होंने फर्जी घोषणा पत्र गंगा जल की शपथ लेके क्यों जारी किया। और अभी इस बार जब संकल्प पूरे नहीं हो पाए इनके, तो आप जो गंगा जल को नहीं मानते हैं उनको घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बना दिया इन्होंने। सभी जी घोषणा पत्र की जो बात है, कसम न खाना पड़ेगा। गंगा जल की जो बात आ रही है जी, मैं चुनौती देता हूं कि गंगा जल लेकर अगर कसम खाते हुए वीडियो अगर दिखा दिया जाए, प्रमाण पेश कर दिया जाए, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये झूठ के आधार पे हमेशा फासिस्टवादी तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है, और उसी का ये नमूना है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अगर घोषणा पत्र में, जो घोषणा पत्र में कहा गया था कि बिजली बिल हाफ, किसानों का कर्जा माफ 10 दिवस के अंदर होगा, 10 घंटा भी नहीं लगा बल्कि 2 घंटे के अंदर सरकार के द्वारा बिजली बिल हाफ और किसानों का कर्जा माफ किया गया। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में 2100 रुपया क्विंटल में धान खरीदी की बात की गई थी और 1840 रुपए में खरीदी की गई थी। कांग्रेस के द्वारा 2500 रुपया क्विंटल में खरीदी की बात की गई और 2640 रुपए में खरीदी की गई। अनुराग जी, देखिए, सबसे पहले तो घोषणा पत्र की पूर्ति को लेकर इनके नेताओं में ही कंफ्यूजन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोलते हैं कि हमने 32 वादे पूरे कर दिए। टीएस सिंहदेव जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, वो कहते हैं कि हमने 28 वादे पूरे किए हैं। तो इनके अंदर मोहन मरकाम जी कुछ अलग आंकड़ा दे रहे हैं। तो पहले तो कांग्रेस ये तय कर दे कि वास्तव में उसने कितने घोषणा पूरा किया। दूसरी बात जो कर्ज माफी की बात इन्होंने की है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज कितना माफ किया इस 5 साल में, कांग्रेस ये बताए। उन्होंने नहीं किया है, सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर का माफ किया है। दूसरा, बिजली बिल हाफ में यूनिट फिक्स नहीं था, पहले सिर्फ हाफ की बात थी, इन्होंने यूनिट फिक्स कर दिया और टैरिफ 4 बार बढ़ा दिया। ये है सच्चाई बिजली। अच्छा, एक चीज को लेकर, जैसे आई घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस कंफ्यूज है, तो पीएम आवास को लेकर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो? आपके पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं 11 लाख, आपके सांसद कहते हैं 16 लाख, फिर आपके दूसरे सांसद कहते हैं 19 लाख। कोई एक आंकड़ा नहीं कितने मकान बनने से कितने अधूरे रह गए? सही आंकड़ा इन्हीं से पूछ लीजिए कितने मकान इन लोग ने दिए हैं। चलिए, बहरहाल ये उस बातों का सिलसिला चलते रहेगा, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलते रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर एक मुख्य बात आती है कि सरगुजा को लेकर जो बातें हुई थी, शायद वो सरगुजा अभी तक उन बातों को पूरा नहीं अमल में ले आ पाया है। और यही वजह है कि जो मैंने पहले कहा जब महापौर बैठे थे कि आज भी सरगुजा को अंबिकापुर का एक बड़ा सा गांव बोला जाता है, शहर नहीं माना जाता है। शायद यही वजह है। मेरे साथ 5 जनप्रतिनिधि हैं, उम्मीद यही करेंगे कि अगली बार सरगुजा को लोग एक बड़ा सा मेट्रो शहर माने और मेट्रो जैसी सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद। अगर आपने एक महत्वपूर्ण बात, अंबिकापुर में बैठे हैं जी, और ये भ्रम फैला हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर कि यहाँ के विधायक को कोई हरा नहीं सकता है जी, इस पे आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। चलिए आप ही पूछ लेते हैं। आप ही पूछ लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछिए। आप ही पूछ लेते हैं कि यहाँ के विधायक को कैसे हराया जा सकता है। देखिए भाई, ये तो अनुराग जी 3 बार कोशिश कर चुके हैं। सुनिए, ये तो सर्वविदित सत्य है जी कि यहाँ के विधायक का हाइट 6 फुट बड़ा ऊंचा है। हाँ, 6 फुट 3 6 फुट 3 है ना। और जब 6 दशक तक यहाँ कांग्रेस की सरकार रही जी, तो उसके सर्वे सर्वा पैलेस हुआ करते थे और 2 मुख्यमंत्री मंच से बोलते थे कि हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर सरगुजा के मुख्यमंत्री महाराज साहब हैं। ये रुतबा था जी। मगर यदि एक काम बता दें कि जिसको हम मील का पत्थर कह सके सरगुजा के विकास का, तो मैं मान जाऊं, ठीक है। और इसी का कारण था कि 2008 में
इतने कद्दावर नेता होने के बाद 900 कुछ वोट से जीते थे जी। उसके बाद उन्होंने 5 साल तक जबरदस्त मेहनत किया। वो राजा से आम नागरिक बन गए और सीधा और 14 सीट। उसके बाद फिर उन्होंने जीता, सीधा 14 सीट लिया। और सुनिए, उसके बाद जीते वो, दोबारा विपक्ष के नेता बने। उस समय ये बोले कि हम विपक्ष में हैं, मगर विपक्ष के नेता, ये मर्यादा जो है पद की, वो भारतीय जनता पार्टी समझती है और विपक्ष के नेता रहने पे उनके हर काम को भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये कहते हैं नहीं किया है तो गलत है। जब आप हेलीकॉप्टर जब मांगे तब मुख्यमंत्री ने उनको हेलीकॉप्टर दिया, तो आपके काम, विकास के काम नहीं रुके। और सुनिए, अभी इन 5 वर्षों में ये मुख्यमंत्री के होड़ में दिल्ली से रायपुर दौड़ते रहे, इससे ये जनता से छूट गए और इससे सिर्फ अंबिकापुर के विकास को अवरुद्ध नहीं किया इन्होंने, इस लड़ाई में इन्होंने पूरे सरगुजा जिला के विकास को अवरुद्ध किया है। और इसी कारण आज जनता इनसे नाराज है। एक विधायक का जो दायित्व होता है, जनता के प्रति जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य में ये असफल रहे हैं। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे कहती है कि इस बार ये 15 साल के निष्क्रिय विधायक को भारतीय जनता पार्टी हराएगी। चलिए, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं। अगले जी, क्योंकि समय बड़ा सीमित है तो मैं बिल्कुल एकदम व्यक्तिगत रूप से क्षमा, जितना सेकंड ज्यादा मत लीजिएगा, समय बड़ा सीमित है। अभी घोषणा पत्र की बात हुई। घोषणा पत्र के बारे में अनुराग जी ने कहा कि खुद भ्रमित हैं घोषणा पत्र बनाने वाले श्री टी.एस. सिंहदेव जी। सरगुजा में जो कांग्रेस का परिणाम आया था, भ्रम और झूठ की बुनियाद पर आया था। मुख्यमंत्री बनेंगे सरगुजा से भ्रम सरगुजा में फैलाया गया। मुख्यमंत्री बने नहीं, स्वास्थ्य मंत्री बने। अभी राकेश भाई भी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बता रहे थे। मैं आपसे आपके आईएनएस टीम को, हरिभूमि टीम को कहना चाहूंगा कि अंबिकापुर का जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य मंत्री का गृह क्षेत्र है। आप वहां के आईसीयू में बिना नाक बंद किए 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते। यह दुर्दशा स्वास्थ्य विभाग की है। और यदि मुख्यमंत्री बनते तब क्या होता ईश्वर जाने। पर स्वास्थ्य मंत्री थोड़ी देर पहले सीधे साहब बैठे थे यहाँ पे और पूरी उन्होंने एक लंबी लिस्ट बताई कितने चिकित्सालय खुले, कितने एम्बुलेंस खुले। लेकिन जैसा कि मेजर साहब कह रहे थे और आप कह रहे हैं और उसके बाद शफी अहमद जी का दावा है, तो ये जनता के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जनता जनार्दन है, पब्लिक है, सब जानती है। राजस्थान में साहब बहुत लोग कह चुके हैं, तो इसलिए ये मैं बिल्कुल क्षमा के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और जनता के ऊपर ये फैसला छोड़ते हैं कि अगली बार 6 फुट 3 इंच का विधायक रहेंगे या फिर कोई और दूसरे कद का विधायक रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी का आभार आपका।